उत्तराखंड आप देख रहे हो। और ये सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तराखंड में 2 दिनों में पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी किस तरह से हुई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आएगी। सफेद चादर में ढके हुए पहाड़ नजर आएंगे। बर्फबारी से पर्यटक और स्थानीय कारोबारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। चक्राता में भारी बर्फबारी के चलते सड़कें बंद हैं, जिससे जाम की स्थिति बन रही है। चक्राता के लोखंडी कनासर और देवबंद पर भारी बर्फबारी हो रखी है। बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। भारी बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे बाधित हो रखा है। लोखंडी के पास बर्फ की मोटी परत देखी गई है। कई गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं, ये भी जानकारी मिली है। नेशनल हाईवे को खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है। हम आपको बता देते हैं कि सोमवार और मंगलवार को भारी बर्फबारी यहाँ हुई है, लेकिन आज देहरादून समेत कुछ और जिलों में मौसम काफ़ी साफ बताया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 27 दिसंबर से एक बार फिर से मौसम बदलेगा और पहाड़ों में फिर से बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। केदारधाम, तुंगनाथ धाम, मद महेश्वर धाम में भारी बर्फबारी गिरी है। बर्फबारी के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में इस समय चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम में कल देर रात तक 1 से 1.5 फीट तक बर्फ गिरी है और वो जम गई है। मौसम आज फिलहाल साफ है। बद्रीपुर काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है साफ मौसम के साथ। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप हालांकि बढ़ गया है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जयंती है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया है। सीएम धामी ने कहा कि देश के पूर्व पीएम जिनकी आज 100वीं जयंती है, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्होंने नमन किया। ये सुनते हैं पुष्कर सिंह धामी जी। रहा है और इसीलिए उनके समय में लंबे समय से जो हम सब उत्तराखंड वासियों की अभिलाषा थी, हम सब की इच्छा थी, जिसके लिए अनेक आंदोलन हमारी माताओं बहनों ने किए, नौजवानों ने किए, और अटल जी ने इस उत्तराखंड वासियों की भावनाओं को समझते हुए, उसका आदर करते हुए हमको हमारा जो सपना था उत्तराखंड राज्य, उस सपने को साकार किया। हम सभी के लिए आज ये गर्व का विषय है कि स्वर्गीय अटल जी की जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर इस लेखक गांव में आज 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना और नालंदा पुस्तकालय अनुसंधान केंद्र का हम सब उद्घाटन कर रहे हैं। ये विशाल राष्ट्रीय ध्वज अटल जी की जो राष्ट्र प्रथम की भावना है, उसको जन जन में जागृत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। हम सबको प्रेरणा देगा कि राष्ट्र के प्रति हमारा जो दायित्व है हम उस सबको पूरा करें। और यहाँ निर्मित नालंदा पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र न केवल विचारों और एक सृजनशीलता का केंद्र बनेगा, बल्कि देश भर के लेखकों के लिए भी एक प्रेरणा का केंद्र बनेगा, जिसको आदरणीय निशंक जी ने अटल जी के विचारों से प्रेरित होकर इसको आगे बढ़ाया है। भाइयों, हम सभी जानते हैं स्वर्गीय अटल जी का योगदान केवल राजनीतिक सीमित नहीं था, वे एक लेखक और विचारक भी थे। और आज जब हम इस लेखक गांव को देखते हैं तो हमें देश प्रेम, साहित्य सृजन और शिक्षा के प्रति अटल जी की जो प्रतिबद्धता थी उसको आगे बढ़ाने का एक गंभीर प्रयास यहाँ पर इस लेखक गांव के माध्यम से किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित लेखक गांव अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण साहित्य और कला के साधकों के लिए एक प्रेरणा का अटल स्रोत बन गया है। मैं इस गांव को विकसित करने में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों को बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिष्ठित सहायक बड़े भाई आदरणीय निशंक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस गांव की स्थापना की है। आज ये गांव अतीत की गूंज, वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की संभावनाओं को
एक मंच पर लाने का एक प्रमुख माध्यम बन रहा है। इसी क्रम में आज इस पावन भूमि पर ये व्याख्यान माला का भी शुभारंभ हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे विचारों, संवादों और चिंतन के आदान प्रदान का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच न केवल अटल जी की महान विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, बल्कि आने वाली हमारे आने वाले नौजवान हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए भी एक मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में पधारने के लिए अतिथियों समेत आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में 2 दिन खूब बर्फबारी हुई है और धाम में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी के बाद गंगोत्री धाम बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। गंगोत्री धाम में 1 फीट से ज्यादा की बर्फ जमा है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गंगोत्री धाम में कितनी ज्यादा बर्फ है। उत्तरकाशी के मुगबा में भी जोरदार बर्फबारी हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख के अंदाजा लगाएंगे कि मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुगबा, जहां पर हर तरफ आप बर्फ ही बर्फ इस समय देख सकते हैं। पूरी हर्षिल घाटी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। क्रिसमस मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बीच में पर्यटक क्रिसमस का सेलिब्रेशन मना रहे हैं। 2 दिन पहले हुई बर्फबारी से पर्यटकों की चहल पहल भी पहाड़ों में पड़ गई है। अभी देखिए 31 दिसंबर यानी कि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का समय बाकी है, यानी कि अभी क्रिसमस के बाद न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए यहाँ भारी संख्या में पर्यटकों का रुख करना पहाड़ की तरफ लाजमी है। खासतौर पर उत्तराखंड के औली की तरफ पर्यटक औली की तरफ जरूर आते हैं। इससे कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बीच में पुलिस के जवान वॉलीबॉल खेलते हुए आप देखेंगे। दिखाते हैं आपको तस्वीरें, जिसमें आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रचंड ठंड में कैसे अपने आप को फिट रखने के लिए खेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, वॉलीबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर पुलिस के जवान बर्फबारी में वॉलीबॉल का लुत्फ उठा रहे हैं। पूरी घाटी इस समय सफेद बर्फ की चादर में ढकी हुई आपको नजर आ रही होगी, जिसके बीच में आनंद ले रहे हैं वॉलीबॉल का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव जिनको लेकर इस समय हलचल हो रखी है, टिकटों को लेकर इस पर आपको अपडेट देते हैं कि देहरादून बीजेपी ऑफिस में आज फिर से टिकटों को लेकर मीटिंग हो रही है, जिसमें गढ़वाल मंडल के पैनल पर चर्चा हो रही है। मंगलवार को कुमाऊं मंडल के ऑब्जर्वर जिलाध्यक्षों की बैठक यहाँ पर हुई थी और आज गढ़वाल के ऑब्जर्वर जिलाध्यक्षों की मीटिंग हो रही है। इसमें गढ़वाल मंडल के टिकट दावेदारों पर मंथन किया जा रहा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए 27 दिसंबर से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, जिसको देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट लिस्ट को शॉर्टलिस्ट करने में जुटे हुए हैं। पूरा समय अपना उद्बोधन करना। जनता पार्टी निश्चित रूप से जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की भरमार है और एक एक सीट से 2-2 दर्जन भी आवेदकों ने अपनी दावेदारी की है, इस हिसाब से लगता है कि हर कोई व्यक्ति जीत के साथ में आगे बढ़ना चाहता है। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के पार्टी ऑफिस खचाखच भरे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो गहमा गहमी है ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय की है, जहां पिछले 2 दिनों से इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर के कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और इसके पीछे एक ही कारण है कि यहां पर
नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में कौन अध्यक्ष पद होगा, इसको लेकर रायशुमारी चल रही है। कल बीजेपी ने कुमाऊं मंडल के जितने भी निकाय हैं उनको लेकर रायशुमारी की थी। बीजेपी ने जो ऑब्जर्वर कुमाऊं मंडल में भेजे थे, गढ़वाल मंडल में भेजे थे, उनसे पैनल बनाने को कहा गया था कि वो कैंडिडेटों का पैनल बनाकर लाएं। वो पैनल यहाँ पर जमा हो चुका है। आज उस पर डिस्कशन हो रहा है। कल कुमाऊं मंडल को लेकर डिस्कशन हुआ, आज कुमाऊं मंडल के जितने भी निकाय हैं उनको लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, इसके अलावा बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री भी यहाँ पर मीटिंग में मौजूद हैं और प्रत्येक जिलेवार और जिले में भी निकायवार यहाँ पर समीक्षा की जा रही है कि इस पैनल डिस्कशन के बाद भी जो नाम फाइनल हो जाएगा वो एक तरह से फाइनल नहीं होगा, क्योंकि उसमें पब्लिक सर्वे भी कहीं न कहीं काउंट करेगा। वो भी देखा जाएगा कि पब्लिक सर्वे की क्या राय है। तो कुल मिलाकर दोनों ही जगह, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसी तरह का गहमा-गहमी का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर नगरपालिका पहली बार निगम में तब्दील हुई है और ऐसे में देखिए पहली मेयर की सीट अपनी झोली में डालने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। अब तक मुख्य मुकाबले में राष्ट्रीय दलों में कई दावेदार भी अब मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में पार्टियों के लिए सही उम्मीदवार का चुनाव किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। राज्य बनने के बाद पिथौरागढ़ नगर पालिका में बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला बराबरी पर छूटा है। पहले निकाय चुनाव में जहां ये सीट कांग्रेस की झोली में गई थी, वहीं दूसरे चुनाव में बीजेपी ने हार का बदला ले लिया, लेकिन फिर अगले चुनाव में ये सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। बावजूद इसके बीते चुनाव में बीजेपी ने जीत के साथ पालिका का मुकाबला बराबर कर लिया था। अब जब पहली बार नगर पालिका निगम में तब्दीली हुई तो दोनों दलों में मेयर की सीट पर काबिज होने की होड़ मची है। आलम यह है कि दोनों दलों के उम्मीदवार भी खुलकर सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से विगत वर्षों में पिथौरागढ़ के विकास कार्य हुए हैं, अगर इन दोनों चीज़ों को मैं देखूं तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से पिथौरागढ़ की सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये अच्छी बात भी है कि अगर मेयर की सीट होने के बाद मातृशक्ति को पहला अवसर अगर दिया गया है। महिला आरक्षित इस सीट पर बीजेपी के अब तक 10 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी, जबकि कांग्रेस से भी 5 उम्मीदवार टिकट की दावेदारी कर रही हैं। टिकट की चाह रखने वाली महिला उम्मीदवारों में कई तो अपने पतियों की राजनीतिक विरासत की एवज में मैदान में उतरी हैं, जबकि ऐसी महिला कार्यकर्ता भी खुलकर टिकट मांग रही हैं, जो दशकों से पार्टी का झंडा और डंडा उठा रही हैं। निगम पर काबिज होने के लिए जहां बीजेपी को अपने संगठन पर भरोसा है, वहीं कांग्रेस सही उम्मीदवार के चयन के साथ ही तालमेल पर जोर दे रही है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और अगर कांग्रेस पार्टी सही उम्मीदवार को यहाँ चुनाव लड़ाएगी तो निश्चित रूप से मेयर पद पर कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पर बैठेगा। बहुत सा काम करने की भी आवश्यकता है और आपसी सामंजस्य बनाने की भी आवश्यकता है कांग्रेस में। नगर पालिका की तर्ज पर ही नगर निगम चुनाव में भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने के आसार हैं। ऐसे में अब देखना ये बाकी है कि दोनों दल किस उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। निकाय चुनाव की घोषणा के चलते देखिए कांग्रेस का कोई सीनियर नेता कर्नाटक नहीं जाएगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 26 और 27 दिसंबर को बेलगाम में कांग्रेस की कार्य समिति होनी है, लेकिन अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, सीनियर नेता प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत और गणेश गोदियाल कर्नाटक नहीं जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि निकाय चुनाव के चलते ये फैसला लिया गया है ताकि सभी नेता मिलकर कैंडिडेट फाइनल कर सकें। करण महारा ने कहा है कि ज्यादातर सीटों से ऑब्जर्वर की रिपोर्ट मिल चुकी है, तो कुछ सीटों पर रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। पांचों वरिष्ठ जनों ने तय किया है कि वो बेलगाम न जाकर यहाँ अपने चुनाव की तैयारी करेंगे और हम लोगों ने कल मेल भी एआईसीसी कंट्रोल रूम को भेज दी है, वेणुगोपाल जी को भेज दी है। हमारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ लोगों की आ भी चुकी हैं और उन्हीं में हम 1 बाय 1 कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करें। कुछ जगह टेक्निकली रोक के भी करे जाते हैं निर्णय, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं राजनीति में, तो उस हिसाब से जो भी निर्णय पार्टी के हित में होगा वरिष्ठ जनों के संग मिलकर उसको तय किया जाएगा।
खबर अल्मोड़ा से, जहां पर अल्मोड़ा नगर निगम बनने के बाद पहला मेयर ओबीसी बनेगा। बीजेपी को जब से राज्य बना है उसके बाद से कभी भी इस निकाय में सफलता नहीं मिली है। तो देखिए, कांग्रेस फिर से यहां पर जीत का दम भरती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। राज्य की सबसे पुरानी पालिकाओं में शुमार अल्मोड़ा अब नगर निगम बन चुकी है। यहाँ पहली बार मेयर के लिए चुनाव होना है। अल्मोड़ा की सीट ओबीसी रिजर्व है। बीजेपी को भरोसा है कि पहली बार हो रहे चुनाव में मेयर उन्हीं का होगा। खुशी की बात है, इस बार अल्मोड़ा नगर निगम बन गया है और निश्चित रूप से हम इस चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास दावेदार भी अच्छे दावेदार हैं और जैसे ही प्रत्याशी चयन होगा और हम इस सीट को निश्चित रूप से भारी मतों से जीतेंगे। बीजेपी नगर निगम जीतने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। वहीं कांग्रेस निकाय आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमलावर भी है। कांग्रेस हर परिस्थिति में तैयार है चुनाव के लिए, और कांग्रेस ने इससे पहले जब महिला आरक्षण हुआ था तो उसकी भी पूरी तैयारी में थी, पूरी मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के संग बड़ा अत्याचार करते हुए आज ये सीट अल्मोड़ा की जी सीट है जो ओबीसी कर दी है, लेकिन कांग्रेस आज भी जो है ओबीसी में भी कांग्रेस के दावेदारी की कोई कमी नहीं है। राज्य में निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। वहीं लास्ट टाइम में अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर पद को महिला आरक्षण से बदलकर ओबीसी कर दिया गया। अब दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन उससे पहले टिकट को लेकर दोनों ही पार्टियां टेंशन के दौर से भी गुजर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर बीजेपी ऑफिस में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं उनकी प्रतिमा पर, और कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया है। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत समेत पार्टी के कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया। आगे चलती रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अल्मोड़ा से खबर, जहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाती है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। गनीमत रही कि आग ने विकराल रूप नहीं लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए, लाला बाजार में अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक है, इसमें आज शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी जनहानि से हो सकती थी कि आग लग गई, और यहाँ पर हम लोगों के द्वारा और स्थानीय लोगों द्वारा इन सभी के प्रयास से इस आग पर काबू पा लिया गया है। देहरादून ऋषिकेश सड़क पर देर रात एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें करीब 12 स्कूली छात्राएं घायल हो गई। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। 7 मोड़ के पास में बस बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 45 छात्राएं सवार थीं। हादसे में कई छात्राओं को चोट आई है। 12 छात्राएं अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। एसडीआरएफ की टीम ने बच्चों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। बस से बाहर निकालकर सभी बच्चे स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल होने के लिए बागेश्वर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून आ रहे थे। नैनीताल अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, मगर कम ही लोग जानते हैं कि जितनी खूबसूरत नैनीताल की वादियां हैं, उससे कई आकर्षक यहाँ के चर्च है, जो कि गॉथिक शैली में बने हैं। रिपोर्ट देखिए। गॉथिक शैली में बने नैनीताल के गिरजाघर ईसाई धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। इन चर्चों की खूबसूरती ऐसी है कि यहाँ हर कोई आना नहीं छोड़ता है। माल रोड पर बना कैथोलिक चर्च 1909 में बनकर तैयार हुआ। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च की स्थापना यूरोपीय शैली में हुई, जो आज भी कायम है। मन को छू जाने वाले इस चर्च में वेद के जो चित्र बने हैं, वो सब जर्मन से लाए गए हैं। साथ ही इस चर्च को अब भी बिल्कुल उसी शक्ल में रखा गया है।
जैसा अंग्रेजों ने इसे बनाया था। सरोवर नगरी के दूसरे छोर पर स्थित ये मेथोडिस्ट चर्च, जो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना चर्च है। और चर्च यहाँ का बहुत अच्छा है। हम 2-3 जगह पे गए हैं चर्च के लिए, लेकिन कल ज्यादा घूमेंगे क्रिसमस के लिए। लगता है चर्चों का इनको जानने का भी मौका मिल रहा है यहाँ। हाँ, मौका तो मिल रहा है अच्छे से, और शांत रहता है चर्च में, बहुत अच्छा भी लगता है, मन में थोड़ा शांत भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इनके इतिहास को भी जान रहे हैं आप लोग? हाँ, इतिहास को भी जान रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं यहाँ के चर्च के बारे में, सब लोग अलग अलग कुछ बता रहे हैं हमें, अच्छा लगता है। सरोवर नगरी में बने चर्च आकर्षण का केंद्र हैं। वहीं कई चर्च यूरोपीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना हैं। वहीं नैनीताल आने वाले पर्यटक भी इन चर्चों के इतिहास को जानने पहुंचते हैं। सेंट जॉन्स तो प्रोटेस्टेंट चर्च है, ये चर्च जो है ये मेथोडिस्ट चर्च है, और ये भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च है। तो ये इसके इतिहास के लिए, हमारे इतिहास के लिए, हमारी धरोहर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो चर्च आपके तल्लीताल के समीप है, और जिसको हम कहते हैं लेक चर्च, जो आपके एवलन होटल के नीचे है, ये चर्च जो है ये सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का चर्च है। तो ये कैथोलिक चर्च, लेकिन इस चर्च के जो अनुयायी हैं कैथोलिक धर्म के मानने वाले हैं, और सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के वो सहयोगी थे, समर्थक थे, उनके उपदेशों को मानते हैं। बहरहाल कहना गलत नहीं होगा कि सरोवर नगरी न सिर्फ सैर सपाटे के लिए बल्कि ईसाइयों के आस्था का केंद्र भी है, जिसकी सुंदरता आज भी कायम है। हालांकि अब इनके रखरखाव पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ने लगी है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और देखिए, आज क्रिसमस है और नैनीताल में भी क्रिसमस की धूम देखी जा रही है। रात में प्रभु यीशु के जन्म के बाद चर्चों में इस दिन को खास तौर पर बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर रखी गई हैं। नैनीताल के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने पहुंचे हैं। इस दौरान कैरल गाकर प्रभु यीशु को याद किया गया है। क्रिसमस का मेन थीम ये होता है कि आज के दिन हमारे प्रभु यीशु ईसा मसीह का जन्म होता है, जिसने हमारे लिए इस दुनिया में जन्म लिया, हमें पापों से मुक्त करवाने के लिए। और हम लोग बड़े धूमधाम से बनाते हैं। हम लोग सब बच्चे बड़े सब लोग मिल करके क्रिब बनाते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं, गाना गाते हैं। विश्व शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो शांति ईश्वर ने इस दुनिया को देने के लिए आए हैं, वही शांति सबके दिल में हो, हर एक परिवार में, हमारे सारे विश्व पर में वही शांति प्रेम हमेशा बना रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।